हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष मैम आज आपको पढ़ा रही हूँ टॉपिक व्यंजन। जैसे कल हमने पढ़ा था वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कल हम स्वरों के बारे में पूरा पढ़ चुके थे। आज मैं पढ़ा रही हूँ आपको व्यंजन। ठीक है, आज मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, इस तरीके से पढ़ा रही हूँ, ब्लैक बोर्ड से नहीं पढ़ा रही हूँ, ताकि थोड़ा इजी होगा समझने में। तो देखो, जैसे हमने कल पढ़ लिए थे, स्वर पढ़ लिए थे, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर, उनके प्रकार पढ़ लिए थे, उनके उच्चारण में कितना समय लगता है, कौन कौन से होते हैं, ये सारी जानकारी हमने कल ले ली थी। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पहले हम आएंगे व्यंजन की परिभाषा पे कि व्यंजन किसे कहते हैं और कितने होते हैं। तो देखो, व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से मतलब जैसे क, ख, ग, ये आधे व्यंजन है। जब इनमें ए मिला दिया जाएगा या ए की मात्रा सम्मिलित हो जाएगी तो ये कितने ये हो जाएंगे, पूरे बन जाएंगे ये। तब तक ये आधे ही रहेंगे, इसलिए इनको स्वरों की सहायता से ये बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। व्यंजन वे वर्ण हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 होती है। ये कंप्लीट परिभाषा हो गई। अब देखो आप, व्यंजन कितने होते हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा इस तरह पढ़ाया ताकि आपको व्यंजन और जो अलग से है व्यंजन उनका भी पता चल जाए। ये जो ड़ और ढ है, ये अतिरिक्त व्यंजन है, यानी हिंदी में आए हुए हैं ये व्यंजन, आगत है, अतिरिक्त व्यंजन है। ये इन 33 व्यंजनों में नहीं आते हैं। फिर है कि हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनकी गिनती न स्वरों में होती है न व्यंजनों में। ये अयोगवाह कहलाते हैं। अयोगवाह कहलाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो नीचे देखेंगे हम। पहला है अनुस्वार। कौन सा है? अनुस्वार। अनुस्वार की क्या परिभाषा होती है कि इसका उच्चारण करते समय वायु नाक से बाहर निकलती है। इसे बिंदु के रूप में भी लिखा जाता है। हम बिंदु भी कहते हैं ना कि इसके ऊपर बिंदु लगाया, इस पे बिंदी नहीं लगेगी, इस पे लगेगी, ऐसे सोचते हैं हम। तो हम अनुस्वार होता है, इसका शुद्ध नाम होता है अनुस्वार। ठीक है, इसे बिंदु के रूप में लिखा जाता है। फिर उदाहरण देखते हैं, जैसे हंस, रंग, अंक, गंगा, जंगल, बंदर आदि काफी सारे शब्द बनते हैं इससे। तो एक रूप हो गया अनुस्वार, अयोगवाह है। अयोगवाह का एक रूप अनुस्वार हो गया। दूसरा है अनुनासिक। अनुनासिक में देखो, इसका उच्चारण करते समय वायु नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। इसे अनुस्वार के रूप में इसे इस रूप में भी लिखा जाता है। सॉरी, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक। चंद्रबिंदु के रूप में भी लिखा जाता है इसे, जैसे दांत, आंख, चांद, आंधी, सांप, गांव, अंगूठी, बहुत सारे शब्द बनते हैं। और शब्द सोचना आपके कौन कौन से बन सकते हैं। तो ये अनुनासिक हो गया, चंद्रबिंदु। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण है की तरह होता है। जब हम बोलते हैं तो इसे लगता है कि ये इसके साथ में है भी बोला जा रहा है। इसे लिखा इस तरह जाता है कि दो बिंदु होते हैं ऊपर नीचे, इस तरह लिखा जाता है। और इससे बनने वाले शब्द हम देखते हैं अगर, तो देखो जैसे अतः, प्रातः, नमः, स्वतः, है ना, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं इससे भी। तो ये तीनों समझ में आ गए आपको। पहला अनुस्वार है, और फिर अनुनासिक है, और विसर्ग। जैसे इसमें दे रखा है ना कि वायु नाक से बाहर निकलती है, यानी ध्वनि आती है ऐसे कि जैसे हम नाक से बोल रहे हो, ऐसी ध्वनि आती है उसमें, अनुनासिक में भी और इसमें अनुस्वार में भी। अनुनासिक में तो ऐसे नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है, और अनुस्वार में सिर्फ नाक से आवाज आती है, ऐसी ध्वनि प्रतीत होती है हमें। फिर है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वैसे तो आपका पढ़ा हुआ है ही सबका, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? तो देखो, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। अब इनसे बनने वाले शब्द भी दे रखे हैं, 2-2 उदाहरण दे रखे हैं प्रत्येक के। जैसे क्ष का कक्षा, रक्षा,
त्र का पत्र मित्र, ज्ञ का ज्ञानी यज्ञ, और श्रमिक विश्राम। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द बनते हैं जैसे श्री है, श्रीमती है। ठीक है, क्षत्रिय बन जाएगा अक्षर से। ऐसे बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। फिर हम आते हैं संयुक्ताक्षर पे। संयुक्ताक्षर यानी जब दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर नए शब्द का निर्माण होता है तो वे संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। यानी व्यंजन दो रहेंगे अलग अलग और एक अलग ही शब्द, नया शब्द बन जाएगा। संयुक्त व्यंजन में तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दो व्यंजनों का उच्चारण एक साथ होता है, जैसे क श मिल गया, क्ष का उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक नया शब्द बन जाएगा संयुक्ताक्षर में, जैसे त प्लस य मिलके बन गया त्य। संयुक्ताक्षर में देखेंगे हम, जैसे त के साथ य मिल गया तो नया शब्द बन गया त्य। ठीक है ना, तो त्या में जैसे आगे शब्द आ रहे हैं, उदाहरण के तौर पे त्याग, सत्यवादी, तो इस तरह बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। सत्य बन जाएगा, खूब सारे शब्द बन जाएंगे। पर आपको ये रखना है कि त और य को मिला के बना है त्य। फिर आता है च और छ। च और छ को मिलके बन जाएगा छ, जैसे अच्छा है, स्वच्छ है, और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे इससे। फिर न और ये को मिला के बनेगा न्य, न्याय, अन्य। फिर प और ये को मिला के बनेगा प्यय, जैसे प्यारा, प्यासा, प्याला, ऐसे शब्द बनेंगे। फिर आते हैं द्वित्व व्यंजन। इतनी देर जो हमने व्यंजन पढ़े थे उनमें अलग अलग व्यंजन मिलके नया व्यंजन बना रहे थे या नया शब्द बना रहे थे, लेकिन द्वित्व व्यंजन में दो समान व्यंजनों का प्रयोग एक साथ होगा, यानी दो एक जैसे व्यंजन होंगे और वे द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। जैसे च और च मिलके बन जाएगा च, यानी आधा च होगा और साथ में पूरा च होगा, च। तो सच्चा बच्चा शब्द बन गया। फिर जैसे त और त मिलके बन गया त, गत्ता, सत्ता। फिर ज और ज, तो ज शब्द क्या बन गया, ज, सज्जा, छज्जा। क और क मिलके बनाएंगे तो क, पक्का, सिक्का। इस तरह देखोगे आप और भी शब्द बनाओगे, इनसे पता चलेगा आपको कि और कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो देखो आज हमने पढ़ा व्यंजन। अब व्यंजन में इतने प्रकार के होते हैं कि अनुस्वार भी आ गए, अनुनासिक आ गए, विसर्ग, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, इतने भेद होते हैं। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, आज आपको थोड़ा बहुत इनका ज्ञान हुआ होगा। कल हम और इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ेंगे। आज आपको समझाने के लिए मैंने ये उदाहरण के तौर पे इस तरह पढ़ाया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, रिवाइज करना, बार बार। वीडियो को आप पॉज कर सकते हो, रोक के भी पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अच्छे से इसको समझना है, पढ़ना है। जहाँ आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, अपने गार्जियन से पूछ सकते हो, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वही अभी आपके टीचर्स हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अपना वर्क करो और उनको दिखाओ। और पेरेंट्स से भी मैं विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि इस समय आप ही इनके टीचर हैं बच्चों के, तो कृपया बच्चों को थोड़ा गाइड करें, उन्हें समझाएं। और अगर बच्चे अच्छा वर्क करते हैं तो उन्हें गुड रिमार्क्स भी दें। ओके बच्चों।